नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारे BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो इतिहास विषय के दौरान हम आज अध्ययन करने वाले हैं तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में। किन परिस्थितियों में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के तख्त पर सिंहासन पर बैठते हैं, उसके पश्चात उनके उत्तराधिकार को किस तरह की चुनौतियां मिलती है, उसके पश्चात उनका सामान्य परिचय कैसा होता है और उनका जो व्यवहार कुशलता कैसी होती है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के तहत हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश को, और तुगलक वंश की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा होती है। खिलजी वंश के अंतिम शासक को मारकर उसके पश्चात उसकी हत्या करने के पश्चात 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो यहाँ तुगलक वंश की स्थापना कर दी जाती है, और 1320 ईस्वी से लेकर 25 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के तख्त पर बैठता है। और गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात उसकी अकस्मात जो मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद बिन तुगलक पे भी पितृहत्या का आरोप लगाया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उसकी हत्या की गई। लेकिन 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शासन किया जाता है। उसके शासन करने के पश्चात 1325 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शासन किया जाता है। और फिरोज शाह तुगलक के शासक बनने के पश्चात उनके द्वारा किस तरह की विदेश नीति अपनाई जाती है, किस तरीके से साम्राज्य विस्तार किया जाता है और कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जाती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। ये फिरोज शाह तुगलक कौन थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी कैसे बने, मोहम्मद बिन तुगलक के पुत्र थे नहीं थे, तो उसके बारे में हम आज इनका सामान्य परिचय जानेंगे। तो बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। अब इनके पिता कौन थे, इनके पिता रजब थे। रजब कौन थे, तो रजब की अगर बात की जाए तो रजब जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके जो पिता थे उनके छोटे भाई थे। मतलब ये जो फिरोज शाह रजब है जो मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा थे, और फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। और फिरोज शाह तुगलक का फिरोज शाह तुगलक का जो शांति प्रिय व्यवहार था और जो आज्ञाकारिता, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति इनकी जो आज्ञाकारिता थी और निष्ठा थी, इसकी वजह से विशेष स्नेह जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। और उनके जो फिरोज शाह तुगलक है जो मोहम्मद बिन तुगलक के विशेष स्नेह और कृपा पात्र रहते हैं। अब इनकी माता की बात की जाए तो ये बात थोड़ी अलग हटके होती है। यहाँ पे ये घटना जो दिल्ली सल्तनत के तहत बात की जाए तो माता का नाम इनका नैला बीबी रहता है, और इनका नाम जो नैला बीबी कई जगह देखने को मिलता है। ये कौन होती है, ये महिला है जो हिंदू महिला होती है एक, और पहली बार देखा जाता है कि किसी हिंदू महिला के पुत्र को दिल्ली सल्तनत के तहत तख्त पर बिठाया जाता है। अब ये नायला बीबी है जो राजपूत शासक होते रणमल उनकी पुत्री होती है, जो राजपूत कन्या होती है, और इसके पुत्र को पहली बार यहाँ दिल्ली के तख्त पर बैठाया जाता है। और इनका जन्म इनका हुआ था फिरोज शाह तुगलक का 1309 ईस्वी में हुआ था। और जिस वक्त ये तख्त पर बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, उस वक्त आप इनकी आयु निकाल लीजिए कि 1309 के पश्चात जब ये 1351 ईस्वी में तख्त पर बैठते तो कितने वर्ष के यहाँ हो जाते हैं। तो ये सामान्य जो आप निकाल लेना 40-42 वर्ष होते हैं, तो 42 वर्ष की उम्र में ये सिंहासन पर बैठते हैं। अब सिंहासन पर बैठने के पश्चात कैसी परिस्थितियां रहती है, किन परिस्थितियों में इनको जो ये सिंहासन प्राप्त होता है, तो ये कहा जाता है जो फिरोज शाह तुगलक को जो दिल्ली का सिंहासन मिलता है और दिल्ली का जो मुकुट मिलता है, वो मुकुट है जो कांटों के ताज के बराबर होता है। ये कैसे होता है, क्योंकि चारों तरफ अराजकता और अव्यवस्था फैली रहती है, और चारों तरफ मोहम्मद बिन तुगलक के समय हमने पढ़ा था कि चारों तरफ विद्रोह कर दिए जाते हैं अमीरों के द्वारा, और मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकतर समय विद्रोह को दबाने में ही चला जाता है, और विद्रोह को दबाते दबाते उसकी मृत्यु अकस्मात हो जाती है। और उसके द्वारा जो कई तरह की योजनाएं बनाई गई थी वो योजनाएं विफल हो जाती है। योजनाओं के विफल होने के पश्चात भी अमीरों में विद्रोह देखने को मिलता है, राजकोष रिक्त हो जाता है और साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो जाता है, साम्राज्य का पतन होना। तो तुगलक वंश के दौरान अगर बात की जाए तो मुख्यतः 3 शासकों को ही पढ़ा जाता है, और परवर्ती शासकों का इतना यहाँ योगदान नहीं रहता। 3 शासकों में बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को ही पढ़ा जाता है। अब इनका सिंहासनारोहण किन परिस्थितियों में ये सिंहासन पर बैठते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे।
इन फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये शांति प्रिय शासक थे और शांति प्रिय शासक होने के कारण ही जो दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हो जाता है और जो विघटित प्रदेश है उनको इनके द्वारा जीतने का प्रयास पुनः नहीं किया जाता है। बंगाल और सिंध में इनके द्वारा एक असफल सैनिक अभियान किया जाता है। अब इनको सिंहासन कैसे मिलता है, किन परिस्थितियों में इनको दिल्ली के तख्त पर बैठाया जाता है। अब जब इन्हें दिल्ली के तख्त पर बैठाया जाता है सिंहासन पे, उस वक्त ये दिल्ली में मौजूद नहीं थे। अब वो कैसी परिस्थितियां थी, तो आपको याद होगा जो पीछे की क्लास में मैंने बताया था आपको, जब मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात विद्रोह का दमन करने के लिए जाते हैं, जो देवगिरी से जाते हैं, देवगिरी में दमन करने के पश्चात अमीरों के विद्रोह का और हसन गंगू के द्वारा आपको मैंने बताया जो देवगिरी में जो बहमनी राज्य की स्थापना कर दी जाती है, उसके पश्चात जब मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी के विद्रोह का दमन करने के पश्चात गुजरात में जो तागी नाम के व्यक्ति के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, उस विद्रोह को दबाने के लिए जाते हैं और गुजरात में उस विद्रोह को दबा देते हैं। और उस विद्रोह को दबाने के पश्चात जो सुल्तान इतने रुष्ट होते हैं और इतने आक्रोशित होते हैं कि उस तागी को पकड़कर उनके द्वारा दंड देने का निश्चय किया जाता है, लेकिन तागी उनकी पकड़ में नहीं आता है और तागी को पकड़ने के लिए सुल्तान वहाँ 3 साल तक रुकते हैं गुजरात में और सुल्तान तागी का पीछा करते करते हुए सिंध नामक प्रांत में पहुंच जाते हैं, जो वर्तमान समय में बात की जाए तो पाकिस्तान में स्थित है। वहाँ पहुँचने के पश्चात भी तागी उनको नहीं मिलता है और तागी वहाँ से भाग जाता है पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ। तो उस समय बात की जाए तो अकस्मात क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक को जो बीमार हो जाते हैं, बीमार होने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक की वहीं मृत्यु हो जाती है सिंध प्रांत के ठट्टा क्षेत्र में। और इस समय दिल्ली के तख्त पे कोई नहीं बैठा था और सुल्तान वहाँ पहुँचा हुआ था सिंध में, और ख्वाजा जहाँ जो उसके वजीर होते हैं, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री को उन्होंने दिल्ली में शासन संचालन के लिए छोड़ रखा था। अब बात होती है जब अचानक से जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो शाही शिविर में जो खलबली मच जाती है और अव्यवस्था और अराजकता हो जाती है। अब आनन फानन में ये देखा जाता है कि अगर कोई शाही सेना का नेतृत्व नहीं करेगा तो यहाँ जो सिंध में जो अमीरों का विद्रोह है वो उसका दमन करना मुश्किल होगा। और ऐसी व्यवस्थाएं फैलती है, जो मंगोल सैनिक थे जिन्हें वेतन के आधार पर यहाँ भर्ती कर रखा था सेना में, और मंगोल सैनिकों के द्वारा शाही शिविर को लूटने की योजनाएं बनाई जाती है। फिर क्या होता है, जो उलेमा होते हैं, धर्मगुरु जो साथ में शाही शिविर में होते हैं और जो अमीर होते हैं, अमीरों द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक को यहाँ जो मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए और इसे मुकुट पहना दिया जाए। तो ये उनका निर्णय रहता है। जब ये बात फिरोज शाह तुगलक को कही जाती है तो फिरोज शाह तुगलक ने एक बार मना कर दिया दिल्ली के सिंहासन पर बैठने कर, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक के पुत्र नहीं थे, ये चचेरे भाई थे, तो इनके द्वारा मना किया जाता। लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंततः फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो सिंहासन पर बैठना स्वीकार कर लिया जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक को उलेमाओं और जो धर्मगुरु होते हैं और अमीरों के द्वारा इन परिस्थितियों में जब अचानक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो वहीं पे इनका जो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है और दिल्ली के सिंहासन में बिठाकर सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। 23 मार्च 1335 ईस्वी को 23 मार्च 1335 ईस्वी को यहाँ जो इन्हें सुल्तान घोषित किया जाता है और ये दिल्ली के तख्त सिंहासन पर बैठ जाते हैं। अब फिरोज शाह तुगलक जैसे ही सिंहासन पर बैठते हैं और ये मुकुट धारण कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात, तब इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो विद्रोही मंगोल होते हैं उनका भी दमन कर दिया जाता है। और जिन सिंध के अमीरों ने भी इन परिस्थितियों में जो विद्रोह कर दिया था उनका दमन इनके द्वारा 3 दिनों में कर दिया जाता है। अब दमन के पश्चात बात करते हैं, दमन के पश्चात इनके द्वारा क्या किया जाता है, दिल्ली की तरफ कूच कर लिया जाता है कि अब दिल्ली चलना है। जब दिल्ली चलने का निश्चय इनके द्वारा कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ सुल्तान की मृत्यु हो गई है और वहाँ दिल्ली में पहुंचकर जनता को भी वाकिफ करवाना कि अगला सुल्तान कौन है और वहाँ की परिस्थितियों का भी जाकर जायजा लेना, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, अक्सर विद्रोह की आशंकाएं रहती है। कोई भी तख्त प्राप्त करने के लिए किसी तरह का विद्रोह कर सकता है। अब दिल्ली से क्या होता है, जो ख्वाजा जहाँ है
ख्वाजा शाह के द्वारा एक लेटर लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। किसको लिखा जाएगा? यहाँ जो फिरोज शाह तुगलक को। जब ख्वाजा जहाँ को इस बात का पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हो गई है बीमार होने से, तो ख्वाजा जहाँ जो वजीर है, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन तुगलक के, इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक मोहम्मद बिन तुगलक के पुत्र को दिल्ली के तख्त सिंहासन पर बैठा दिया जाता है और फिरोज शाह तुगलक को ये कहा जाता है, उनके पास ये पत्र भेजा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक को उसका संरक्षक स्वीकार करे, उसका संरक्षक बन के दिल्ली के तख्त पे सिंहासन करे और उत्तराधिकारी यहाँ उसे जो मोहम्मद बिन तुगलक के पुत्र को घोषित किया जाए। हालांकि इतिहासकार इस बात को लेकर एक मत नहीं है, इनमें मतभेद है कि मोहम्मद बिन तुगलक के कोई पुत्र था या नहीं था। तत्कालीन लेखन से और किसी तरीके से ये अपने को स्पष्ट जानकारी यहाँ नहीं मिल पाती है कि मोहम्मद बिन तुगलक का ही कोई पुत्र था। तो ख्वाजा जहाँ के द्वारा ये जो संदेश वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। जैसे ये पत्र फिरोज शाह तुगलक के पास पहुँचता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उलेमाओं और जो अमीरों के समक्ष वो पत्र रख दिया जाता है। अब असमंजस और कसमकस की स्थिति वहाँ पैदा हो जाती है। कसमकस की स्थिति वहाँ पैदा होने के पश्चात उलेमाओं द्वारा अंततः ये निर्णय किया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक को ही दिल्ली के तख्त पे सिंहासन पे बैठाया जाएगा। जैसे ही वो दिल्ली पहुँचते तो दिल्ली पहुंचने के पश्चात क्या किया जाता है कि जो दिल्ली पहुंचे वैसे ही तो उनके द्वारा उलेमाओं और अधिकारियों के द्वारा क्या कहा जाता है कि जब यहाँ इनकी मृत्यु होती है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही इन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। ये बात कहकर दिल्ली की जनता को शांत कर दिया जाता है और अन्य जो उत्तराधिकारी का जो दावा करते हैं उन्हें भी रोक दिया जाता है। और ख्वाजा जहाँ के पश्चात यहाँ जो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब इनके उत्तराधिकार को एक चुनौती और दी गई थी, खुदाबंद ज़्यादा। जो खुदाबंद ज़्यादा कौन थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक की बहन थी और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात ही इनके द्वारा सबसे पहली चुनौती इनके द्वारा ही दी गई थी। और इनका पुत्र जो दावर मलिक था, तो खुदाबंद ज़्यादा द्वारा क्या चुनौती थी कि खुदाबंद ज़्यादा द्वारा कहा गया कि सैद्धांतिक उत्तराधिकारी अगर लीगली कानूनी तौर पे देखा जाए तो मेरा पुत्र दावर मलिक होगा। लेकिन उलेमाओं और जो उलेमा जिसे धर्मगुरु को कहते हैं और अमीरों के द्वारा इस बात को अस्वीकार कर दिया गया। तो इनके द्वारा इसको चुनौती दी गई खुदाबंद ज़्यादा द्वारा, लेकिन उनके द्वारा कहा गया, उलेमाओं और जो अमीरों के द्वारा कहा गया कि आपका जो पुत्र दावर मलिक है वो योग्य नहीं है, वह अयोग्य है, जिसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली के तख्त पर सिंहासन पर बैठाने का निश्चय हमारे द्वारा किया गया। और अंततः बात की जाए तो खुदाबंद ज़्यादा को जो ये उलेमाओं और अमीरों के द्वारा मना लिया जाता है और इस तरीके से खुदाबंद ज़्यादा भी मान जाती है। और फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकार को चुनौती देने के लिए अब कोई नहीं रहता है। और 3 दिनों के पश्चात विद्रोह का दमन करने के पश्चात जो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो अगले जो तुगलक वंश के शासक है फिरोज शाह तुगलक के जीवन से संबंधित सामान्य परिचय के बारे में जाना है। सामान्य परिचय के तहत हमने देखा कि ये फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के पुत्र नहीं होके कौन थे। फिरोज शाह तुगलक की बात करते, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे और इनके पिता का नाम रजब था। रजब जो मोहम्मद बिन तुगलक के पिता के छोटे भाई थे। और सबसे अलग बात यह हटकर हमें देखने को मिलती है कि इनकी माता जो एक हिंदू महिला होती है जिन्हें नैला बीबी या नायला बीबी कहा जाता है, ये राजपूत शासक रणमल की पुत्री होती है। और 1309 ईस्वी में जो फिरोज शाह तुगलक का जन्म होता है और जन्म के पश्चात 1351 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठते हैं। और ये कहा जाता है कि इनको जो दिल्ली का मुकुट मिलता है वो कांटों के ताज के रूप में मिलता है, जो जीवन भर इनके चुभता रहता है, क्योंकि अराजकता और अव्यवस्थाओं के माहौल के दौरान ही फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के शासक बनते हैं। और इनका सिंहासनारोहण देखा जाए, सिंहासन पर कब बैठते हैं, जब मोहम्मद बिन तुगलक की जो तागी के विद्रोह के दमन के दौरान जो सिंध ठट्टा में यहाँ बीमार होने के पश्चात मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के पश्चात 23 मार्च 1351 ईस्वी को ये दिल्ली के तख्त सिंहासन पर बैठ जाते हैं और इनके उत्तराधिकार को 2 जनों के द्वारा चुनौती दी जाती है।
जो ख्वाजा जहाँ वजीर है इनके द्वारा जो मोहम्मद बिन तुगलक के एक अन्य पुत्र को यहाँ दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया जाता है और फिरोज शाह तुगलक को उनका संरक्षक बनने के लिए कहा जाता है। उसके पश्चात जो सबसे पहले खुदाबंद ज़्यादा है जो मोहम्मद बिन तुगलक की बहन होती है और अपने पुत्र दावर मलिक का जो इनके द्वारा दावा किया जाता है उत्तराधिकारी बनने के लिए। तो ये चुनौतियां इनके समक्ष आती है, लेकिन इन चुनौतियों का इनके द्वारा बेहतर तरीके से सामना किया जाता है। अब फिरोज शाह तुगलक जो इन परिस्थितियों में दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं और इनके द्वारा भी लंबा इनका शासनकाल रहता है और इनके द्वारा किस तरीके की विदेश नीतियाँ अपनाई गई, किस तरीके के साम्राज्य विस्तार हुए, किस तरीके से सैनिक अभियान इनके द्वारा किया गया और कौन कौन सी योजनाएं इनके द्वारा बनाई गई और जो आर्थिक सुधार है और जो राजस्व से संबंधित क्या क्या सुधार किए गए, ये हम इनके बारे में आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से जो फिरोज शाह तुगलक के जीवन से संबंधित सामान्य परिचय की जानकारी प्राप्त हुई है और आप अच्छे से समझ पाए हैं। और उसके अलावा बात की जाए तो किन परिस्थितियों में ये सिंहासन पर बैठते हैं, ये आज हमने जाना। तो अब हम निरंतर आने वाली क्लासों में इनके कार्यकाल से संबंधित जानकारियाँ और पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस अब इतना ही पढ़ेंगे। तो किसी तरह की आपको समस्या शंका हो तो आप निसंकोच जो पूछ सकते हो। जो आपके पास शैक्षणिक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हो। और किसी तरह के सुझाव हो तो आपके सुझाव भी आमंत्रित है। किसी चीज़ को विस्तृत रूप से आप पढ़ना चाहते हो या इसके अलावा कोई भी अन्य जानकारी आपको चाहिए, आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता हो, तो मैं उसको शांत करने का प्रयास करूँगा। तो आप अपनी जिज्ञासाएं मेरे साथ बिल्कुल निसंकोच शेयर कर सकते हो। अन्य स्रोतों से जो भी जानकारी होगी मैं जुटाकर आप तक पहुँचा दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।